बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो जनाब आपको ये बताएंगे कि ये अचानक दोबारा इमरानदार जजेस खतबाजी में क्यों शामिल हो गए हैं या शुरू हो गए हैं खतबाजी करने में। फिर अलीमा खान पर अंडा फेंकना, उसके पसे पर्दा क्या हकायक हैं, सैलाबी सूरत हाल और आखिरकार इसमें अमेरिका भी मदद को आन पहुंचा है। और उसके साथ साथ फिर आपको बताएंगे कि पीटीआई का पार्लियामेंट के बाहर अवामी असम्बली लगाने का असल ड्रामा और उसके पीछे छुपे हुए हकायक, वो भी आपके ताकि कौम को पता हो, हकीकत पता हो, सच पता हो। यहीं से आगाज करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको जो है वो ईद मिलादुन्नबी, जश्न विलादत मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े क़यामत शफ़ाअत नसीब फरमाए। उन पर करोड़ों दुरूद व सलाम और साथ ही यौम दिफा व शुहदा भी मुबारक। और हम उन पाकिस्तान के जवान फौजियों अफसरों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां जो हैं वो दी हैं। लेकिन आगाज जो है वो करेंगे, ये जो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हैं, ये आजकल अवामी असम्बली लगाते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। लेकिन ये अवामी असम्बली पेड है। अब मैं ये साबित करूंगा कि ये कैसे पेड है। ये मिली भगत भी है, इसको भी साबित करूंगा। जनाब 11 बजे इजलास है, ये मैं मिसाल दे रहा हूं। अमूमन पीर को छोड़ के बाकी दिनों में 11 बजे दिन को इजलास होता है। 11 बजे इजलास है, तशरीफ लाते हैं। अब इनके अरकान की तादाद तकरीबन कोई 75-76 रह गई है। इस्तीफे कमेटियों से दिए हुए हैं, एक्सेप्ट नहीं हुए। लेकिन एमएनए जो हैं 85-86 थे, कोई 10 के करीब जो है वो नाहल हो गए, सजाएं हो गई, कुछ गायब हो गए। तो अब जो कि 75-76 के करीब हैं, ये आते हैं। सबसे पहले क्या तलाश करते हैं? उस बंदे को तलाश करते हैं जिसका नाम खुर्शीद है, वो डीजी अटेंडेंस है। और वो हाजिरी लगाएगा ना, रजिस्टर के ऊपर आपका नाम लिखेगा, तो आपका उस दिन का टीए तकरीबन कोई 8,500-9,000 रुपया एक दिन का इजलास अटेंड करने का वो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है जी, वो आपका एक दिन का डेली अलाउंस है। सबसे पहले उसको ये तलाश करते हैं पीटीआई वाले और हाजिरी लगाते हैं। यानी कि 8,500 रुपया कौमी खजाने से पक्का कर लिया इन अरकान ने। उसके बाद स्पीकर चैम्बर में जाते हैं। स्पीकर एयाज सादिक साहब से जनाब जाकर कहते हैं कि इजाजत दीजिएगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की हम 1 मिनट बात करेंगे, अपना मुद्दा सामने आपके रखेंगे और उसके बाद हम वॉकआउट कर जाएंगे, बाइकाट कर जाएंगे और बाहर जाकर हमने अपनी अवामी असम्बली लगानी है। हम लगाना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है, बानी का हुक्म है कि एहतजाज करना है। अब इस पार्लियामेंट में नहीं बैठना है, लेकिन सदके और कुर्बान जाऊं, इसी पार्लियामेंट से थबंचू लेना है, इसी पार्लियामेंट से माल कमाना है, टीए लेना है, 5,22,000 माहाना तनख्वाह लेनी है। वो हराम, वो हलाल है। वैसे ये पार्लियामेंट हराम है, जाली है, 2 नंबर है, घटिया है, माजरत के साथ इसका वजूद ही नापाक है।
اور باہر جو اسمبلی لگ رہی ہے میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے، وہ بڑی پوتر ہے، پاک ہے، حلال ہے یہ۔ اور سپیکر بھی پھر کیا دیتا ہے، چلیں جی ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کی مرضی، وہ ان کو روکتا بھی ہے، وہ ان کو روکتا بھی ہے۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ بھائی قومی ایشوز ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا BNP کے جلسے میں، 15 لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ سیلابی صورتحال ہے، 1000 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے اب تک۔ پورا ملک اس وقت خاص طور پر پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اب سندھ میں صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی فورسز کے اوپر حملے ہیں، ملک نازک صورتحال سے۔ خدا کے لیے اس احتجاج کو جو بات کرنی ہے ایوان میں کرے، کہتے نہیں جی اس ایوان میں نہیں بیٹھنا، حاضری لگا لی، ٹی اے پکا کر لیا، تنخواہ پوری ہے وصول کرنی ہے، وہاں سے اٹھے اور جناب باہر آ کر گیٹ نمبر 1 پہ میڈیا سینٹر کے باہر اپنی عوامی اسمبلی لگائی۔ وہ 7-8 اراکین کو 2-2 منٹ تقاریر کی، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے PTI کا سوشل میڈیا ماننا پڑے گا مضبوط ہے، وہاں پہ ڈال دیں، اور جناب بانی PTI کو بھی خوش کر دیا اور اپنے پیسے بھی پورے کر لیے۔ یہ ہے جی ان کا احتجاج کا ڈرامہ۔ پیڑ میں نے اسی وجہ سے بولا کہ قومی خزانے سے پیڑ کریں نا جی، اگر احتجاج کرنا ہے تو اندر کو جاتے ہو، باہر کرو، حاضری بھی لگاتے ہو، 8,500 روپیہ آپ نہیں چھوڑتے، وہ پکا کرنا ہے، وہ لازمی وصول کرنا ہے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ اب آ جائیے محترم معزز بعض جج صاحبان، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی، آج کل پھر ان کو خط لکھنا یاد آیا ہے، پھر ان کو کسی نے کھڑا کر دیا ہے، کوئی سہارا دیا ہے، کوئی لالی پاپ دیا ہے، پھر خط لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اب جناب جسٹس منصور علی شاہ نے 7 پیجز کا خط لکھ کر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ایک طرح کا چارج شیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کی وجوہات آفیشل سے زیادہ، وہ خط آپ پڑھ لیں، کوئی ذاتی مخاصمت زیادہ نظر آتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کے غیر ملکی دورے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دوبارہ کبھی وہ ججز کمیٹی کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کی وہ اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی وہ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو بینچ بنانا ہے اس میں جونیئر ججز کیوں شامل ہیں، اور جونیئر بینچ میں زیادہ ججز ہیں، سینئر بینچ کا جو ہے اس میں کم ججز ہیں، یہ کیوں؟ وہ ہے کہ وہ اب ایک پنجابی کی مہارت ہے نا، وہ کہ وہ کہاوت ہے آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے۔ تو ان کو بھی آج کل وہ پھر وہ ہمارے معزز جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، اعجاز علی صاحب، انہوں نے بھی خط لکھ مارا سردار سرفراز ڈوگر صاحب کو جو چیف جسٹس ہیں، ان کے اوپر انہوں نے بڑے الزامات لگا دے، وہ سارا میڈیا پہ آ چکا ہے۔ لیکن وہ پھر اور یہ سمجھا جاتا ہے، اور اچھا ان سب ججز کے خطوط کو اپریشیٹ کون کر رہا ہے؟ PTI۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، ان کو سہارا دینے والے وہ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جسٹس اختر من اللہ صاحب ہیں، انسانی حقوق، آزادی اظہار۔ اس وقت آزادی اظہار کہاں تھا جب عمران خان کو گاڑی سے اتر کر اپنی بائیو میٹرک یا حاضری لگانا کورٹ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، گاڑی میں بیٹھے حاضری لگائی جاتی تھی۔ اس وقت کہاں تھے جناب؟ گڈ ٹو سی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ انصاف کے تقاضے سب کے لیے پورے ہونے چاہیے، لیکن وہ کاش لمبے بھاشن، لمبے خطوط لکھنے کی بجائے پاکستان کے عوام کو انصاف بھی دیا جائے۔ 60-70 ہزار بلکہ 50 ہزار سے زیادہ کیسز تو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں زیر التوا۔ پورے ملک میں کہا جاتا ہے کہ 20-22 لاکھ کیسز عدالتوں میں، چھوٹی بڑی عدالتوں میں۔ کہاں پھر عوام کو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے؟ کیسے پورے ہوں گے؟
जजेस साहबान माजरत के साथ अगर इंसाफ की बजाय जजेस के फैसले बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जजेस साहबान खुद बोलते हैं, कभी बेंच में बैठकर, अदालतों में बैठकर, कभी अपने इन खतूत में बोलते हुए नजर आते हैं। निशाना कौन बनता है? अवाम निशाना बनता है। तो ये भी एक इस तर्ज अमल को भी देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई आपकी हम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान है, सीनियर हैं, लेकिन वो अपने ही अदारे के अंदर अपने ही चीफ जस्टिस साहबान के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। हम महंगी नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? तो ये मामलात भी देखने के हद तक और इनकी लड़ाई की वजूहात के पीछे मैंने कहा कि बहुत कुछ नजर आता है। फिर अलीमा खान पर कल अडयाला जेल के बाहर अंडा फेंका गया, काबिल मजम्मत है, बिल्कुल मजम्मत करते हैं, कोई अच्छा फेल नहीं है। इसको तर्जुमान वो रावलपिंडी पुलिस ने जो बयान जारी करके उसका जो इल्ज़ाम है वो तो पीटीआई के उन कारकुनों पे डाल दिया या उन वर्कर्स पे डाल दिया जो एहतजाज करने आए थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ, उन पर डाल दिया। कुछ जो है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया की बात, कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी का किया धरा है, कुछ कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर का किया धरा है, वो कुछ कहते हैं जी अलीवा खां का एक मुखालिफ ग्रुप है, वो बुशरा बीबी का है, उनकी तरफ से वो भेजा गया या भेजी गई, वो जो खवातीन जो पकड़ी गई हैं उनका क्या है, एफआईआर हुई है, नामालूम अफराद के खिलाफ हुई है। तो ये भी एक कहानी है, लेकिन ये वाकया अफसोसनाक है। हमारी सियासत में माजी में आपने देखा नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, कितने ही वाकयात हैं, ठीक है जी। तो ये अभी अंडा फेंक दिया गया। तो ये जो सिलसिला है ये कोई पसंदीदा नहीं है, ये कि आप अपने सियासी दुश्मनों से इस तरह जो है वो करें। लेकिन अब लोगों का रद्द अमल है, माजी में इमरान खान कहते थे ये रद्द अमल है, तो अभी इसको क्या रहने देंगे? हम तो इसको रद्द अमल कह नहीं रहे, खातून है, मोहतरम है, जो भी है, उनका एक नुक्ता नजर है, लेकिन उस तरह इस पर उनके अंडे फेंकना ये कोई अच्छा जो है वो नहीं है। दूसरा जनाब जो सैलाबी सूरत हाल है, जाते जाते आपको ये भी बताऊं, इसमें अब अमेरिका भी मदद को आन पहुंचा है और अमरीकी महकमा खारजा का जो डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं, सेंट्रल कमांड और डिज़ास्टर रिस्पांस ग्रुप, वो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं निटाली बेकर, उनकी सरबराही में इस रिस्पांस ग्रुप ने एनडीएमए का दौरा किया है क्या कि कुदरती आफात का जो है वो तदारक किया जाए, मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उससे कैसे निपटा जाए, जदीद टेक्नोलॉजी से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और सैलाब जो वार्निंग सिस्टम है उसके ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई है। और अच्छी बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए न सिर्फ इमदादी सामान भिजवाएगा बल्कि जो है वो आलात भी भिजवाएगा, कुछ मशीनरी भी भिजवाएगा ताकि जो इस सूरत हाल से निपटने में मदद मिल सके। तो ये एक अच्छी बात है कि अमेरिका भी जो है वो अब, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे मशीनरी जदीद है और आज का तो दौर यही है ताकि कबल अज़ वक्त हम इसके जो है वो इंतज़ामात कर सकें। बाकी कुदरती आफत है, अल्लाह ताला महफूज रखे, कभी ज़लज़ला आ रहा है, हमारे अमाल का नतीजा सीधी सी बात है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। यानी कि सैलाबी सूरत हाल है और अब रोज़ाना की बुनियाद पर ज़लज़ले आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और अभी तो 1000 के करीब मजमूई तौर पर अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं, 100 के करीब जो है पंजाब में हैं, 900 के करीब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में थी। 60 से 70 लाख घर फैमिलीज मुतासर हुई हैं पंजाब में और ये तादाद 1 करोड़ से बढ़ जाएगी जब ये सिंध में दाखिल हो चुका है। ठीक है, हज़ारों की तादाद में मवेशी जाँ बाक हो चुके हैं। आपका गुजरात डूब चुका, सियालकोट डूब चुका था, वजीराबाद, बहुत से शहर बंद तोड़ दिए गए बड़े शहरों को, हेड वर्क्स को बचाने के लिए। सूरत हाल गैर मामूली है। अल्लाह ताला, हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन ये कुदरती आफत है,
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس سے نبٹنا، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں جو بھی جہاں بھی جس قسم کی مدد متاثرین کی کر سکتا ہے، لازمی طور پر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔